नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं कर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज रात भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? स्वागत सारे लोगों का, बिल्कुल स्वागत सारे लोगों का। ताम्र पाषाण संस्कृति के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी यह हमारा टॉपिक निकल करके आता है, ताम्र संचय निधि या ताम्र भंडार संस्कृति। आमतौर पे लोग इसके बारे में कम जानकारी रखते हैं या किताबों में बहुत कम इसके विषय में बातें लिखी हुई मिलती हैं और लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। इक्का दुक्का बस बहुत अति महत्वपूर्ण कुछ तथ्य बस ध्यान में रखते हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह आपके आगामी बड़ी परीक्षाओं के लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक निकल करके आता है, क्योंकि इक्का दुक्का प्रश्न जो आप सोचते हैं, आपके दिमाग में बातें निकल करके आती हैं। जैसे ताम्र भंडार संस्कृति की बात किया जाए तो आप में से लगभग सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि इस संस्कृति से संबंधित प्रथम साक्ष्य कहां से मिला हुआ है और सबसे बड़ा साक्ष्य कहां से मिला हुआ है। आमतौर पे यही दो ऐसी खास बातें हैं जिसके विषय में लोगों को जानकारी होती है, लेकिन सही मायने देखा जाए तो इससे संबंधित बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं। और पिछले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं यह दावे से कहूंगा कि इसके विषय में भी आपको एक अच्छी पर्याप्त जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो इस एक क्लास के माध्यम से इससे संबंधित तमाम सारी बातों का हम लोग अध्ययन अभी करने वाले हैं और मैं स्पष्ट करूंगा दावे के साथ कि इस क्लास को करने के बाद इससे संबंधित जब भी एक प्रश्न आएगा तो वह आपकी पकड़ में होगा। और न सिर्फ इसमें दो चार तथ्य हैं बल्कि तमाम सारी कॉन्सेप्ट भी यहां पर देखने को मिलते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। ताम्र भंडार संस्कृति, पहले तो यह समझ लें कि ताम्र भंडार संस्कृति का मतलब क्या है। क्या यह कोई एक अलग से पृथक संस्कृति देखने को मिलती है? तो उत्तर है हाँ, यह एक पृथक संस्कृति देखने को मिलती है। एक पृथक संस्कृति। पृथक संस्कृति कहने का मतलब क्या है? क्या इस संस्कृति का किसी अन्य संस्कृति से संबंध है क्या? उत्तर है नहीं। एक पृथक संस्कृति कहने का मतलब है कि किसी दूसरी संस्कृति से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी दूसरी संस्कृति से इसका संबंध नहीं है। पहली महत्वपूर्ण बात। आमतौर पे लोग यह समझते हैं कि ताम्र भंडार संस्कृति का संबंध ताम्र पाषाण चरण से है, ताम्र पाषाण काल से है या ताम्र पाषाण संस्कृति से। उत्तर है नहीं। क्या इसका संबंध लौह युग से है? उत्तर है नहीं। क्या इसका संबंध महापाषाण संस्कृति से? उत्तर है नहीं। तो किसी भी दूसरी संस्कृति से ताम्र भंडार संस्कृति का संबंध देखने को नहीं मिलता है और यही कारण है कि इसके लिए एक पृथक टॉपिक भी निकल करके आता है, शब्दावली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। एक पृथक संस्कृति के तौर पर इस ताम्र भंडार संस्कृति को जाना समझा जाता है। पहले तो यह दिमाग में रखना है कि ताम्र भंडार संस्कृति का किसी भी दूसरी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो यह ताम्र पाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है, न तो यह लौह युग से जुड़ा हुआ है, न तो यह ताम्र भंडार संस्कृति महापाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जिस दौर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस दौर से यह जुड़े हुए हैं, उस दौर से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों में तमाम सारी ऐसी संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। इवन दक्षिण भारत की बात किया जाए तो दक्षिण भारत में आपको याद होगा कि नवपाषाण काल, पुरापाषाण बीता, मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण। और दक्षिण भारत, स्पेशली दक्षिण भारत की बात किया जाए तो दक्षिण भारत में नवपाषाण ताम्र पाषाण के साथ ऐसे घुला हुआ है। ताम्र पाषाण संस्कृति से जुड़े हुए स्थल, नवपाषाण संस्कृति से जुड़े हुए स्थल बिल्कुल घुले मिले हुए हैं दक्षिण भारत में।
इनको पृथक कर पाना बहुत आसान काम नहीं होता है। और न सिर्फ नवपाषाण ताम्रपाषाण से घनिष्ठ रूप से घुला मिला मिलता है, बल्कि महापाषाण, अगला हमारा टॉपिक महापाषाण ही होने वाला है, न सिर्फ नवपाषाण ताम्रपाषाण के साथ बहुत ही घनिष्ठता के साथ घुला मिला है, दोनों को पृथक कर पाना आसान नहीं है, बल्कि महापाषाण कल्चर भी हम लोग जब अध्ययन करते हैं ना, तो ऐसा आपको दिखाई देगा कि भाई जो नवपाषाण वाला दक्षिण भारत के संदर्भ में जो नवपाषाण काल का चरण है, मोटे तौर पे लगभग 4000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के दौरान, इसी दौर में, इसी नवपाषाण चरण के दौर में हम लोग दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति भी देख लेते हैं। और 1000 से और थोड़ा सा पहले मोटे तौर पे देखा जाए तो लगभग 1300, 1400, 1500 ईसा पूर्व से महापाषाण कल्चर के भी साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं दक्षिण भारत में। कहने का मतलब कि यह जो मोटे तौर पे 2000 से 1000 ईसा पूर्व का समय काल है, विशेष रूप से दक्षिण भारत में यह दौर एक मिले जुले प्रकार की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। बावजूद इसके स्पेशली दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, बावजूद इसके दक्षिण भारत के जिन जिन भी प्रांतों से ताम्र भांडार संचय निधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन स्थलों से नवपाषाण जिस दौर के प्राप्त हो रहे हैं, उस दौर का नवपाषाण काल का या ताम्रपाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ या महापाषाण संस्कृति से या लौह युग से जुड़ा हुआ साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। अर्थात कहने का मतलब कि बिल्कुल इस बात को दिमाग से हटा देना है कि ताम्र भंडार संस्कृति का संबंध किसी दूसरी संस्कृति से घनिष्ठ रूप से घुला मिला है, ऐसा तनिक भी नहीं है। नवपाषाण ताम्रपाषाण के साथ घुला मिला है, नवपाषाण ताम्रपाषाण के साथ साथ महापाषाण संस्कृति से घुला मिला है, लेकिन ताम्र भंडार संस्कृति का इन तीनों में से ही किसी से भी कोई लेना देना देखने को नहीं मिलता है। बात स्पष्ट है, एक बार में बताएं। हाँ क्यों भाई? ताम्र भंडार संस्कृति का किसी भी दूसरी ज्ञात संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। एक लाइन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रखना है। अब इसको ताम्र भंडार संस्कृति क्यों कहा जाता है? ताम्र भंडार संस्कृति इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहां पे जो कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वह तांबा के रूप में है। पहले तो ये समझ लें, जो भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वह तांबे के औजार उपकरण या वस्तुएं के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति का अध्ययन जब हम लोग कर रहे थे तो आपको याद होगा तांबा का भी मिल रहा है, साथ साथ पत्थर के भी उपकरण मिल रहे हैं, तो हो गया ताम्रपाषाण संस्कृति। नवपाषाण में पत्थरों के ही सिर्फ उपकरण हैं और कुछ अलग प्रकार के पॉलिशदार प्रकार के हैं, तो वो अलग समझ में आ जाता है। लेकिन ताम्र भंडार संस्कृति में पत्थर के उपकरण जहां से भी जिन भी स्थल से ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन सारे स्थलों से पत्थर के उपकरण इस दौर के नहीं प्राप्त हो रहे हैं। किसके प्राप्त हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ तांबे के औजार प्राप्त हो रहे हैं। किसके भाई? सिर्फ ताम्र वस्तुओं के, तांबे के औजार प्राप्त हो रहे हैं, वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। एक बात। दूसरी बात कि यह लिखा हुआ है भंडार, मतलब जो भी इन संस्कृति से जुड़े हुए स्थल हैं, जो भी स्थल हैं, वहां पर इक्का दुक्का रूप में नहीं बल्कि संचय के रूप में, अर्थात इकट्ठे बहुत सारी मात्रा में, 1 2 3 4 5 नहीं, 40 50 60 80 100 इस भंडार के रूप में चूंकि तांबे की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, इसी वजह से इसे ताम्र भंडार संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि भाई पत्थर की वस्तुएं
इस संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है। पत्थर के औजार, पत्थर के उपकरण, पत्थर की वस्तुएं इस संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है। सिर्फ तांबे की वस्तुएं हैं और वो भी संग्रहित रूप में प्राप्त हो रही हैं, भंडार के रूप में, इक्का दुक्का रूप में नहीं प्राप्त हो रही हैं। प्रश्न बनता है कि भाई ऐसी कौन सी तांबे की वह वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, ताम्र वस्तुएं वह कौन सी हैं जो कि ताम्र भंडार संस्कृति से प्राप्त हो रही हैं? निश्चित रूप से यह प्रश्न पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ताम्र भंडार संस्कृति से संबंधित नहीं है? इस प्रकार से प्रश्न एक दो बार नहीं, अनेकों बार पूछा हुआ है। जब ताम्र भंडार संस्कृति के अंतर्गत हम लोग उत्खनन के दौरान जो भी कुछ तांबे की वस्तुएं भंडार के रूप में प्राप्त हुई हैं, वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो प्राप्त हुई हैं, एक नजर डाल लेते हैं। ताम्र वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, उनमें मानव आकृति की मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं, मानव आकृति वाली मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं। वाली मूर्तियां किस चीज की बनी हुई? तांबे की बनी हुई। दूसरा, श्रृंगिका युक्त, श्रृंगिका युक्त तलवार, तलवार। श्रृंगिका, श्रृंग का मतलब होता है सिंह, श्रृंग का मतलब होता है सिंह। एक ऐसा तलवार, एक ऐसा तलवार, एक ऐसा तलवार, एक ऐसा तलवार जिसके ऊपर, ये पकड़ने के लिए एक ऐसा तलवार जिसके ऊपर ऐसे सिंग बने हुए हों, सिंग ऐसे निकले हुए हों, ये हो गया श्रृंगिका युक्त तलवार। ठीक है। इसके अलावा और कुछ, जैसे मत्स्य भाला, मछली के आकार वाला भाला, मत्स्य भाला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है ताम्र मत्स्य भाले, इसे हार्पून भी कहा जाता है, हार्पून। फिर मत्स्य भाला, मछली की आकृति लिए हुए भाला, कांटेदार, इसी तरह से मिलता जुलता, कांटेदार बरछी। इसके अलावा कुछ और, भाला होता है ना, भाले का आगे का भाग, भालाग्र, क्यों भाई? इसके अलावा कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी तांबे की बनी हुई, या कुठार भी इसे कहा जा सकता है। इसके अलावा ज्योग्राफी, अगर भूगोल पढ़ा होगा तो भूगोल में आप लोग जानते हैं कि सौर मंडल के अंतर्गत एक ग्रह है शनि। शनि की विशेषता क्या है? रिंग्स पाए जाते हैं, सराउंडिंग्स में रिंग्स पाए जाते हैं, सर्वाधिक वलय, रिंग, छल्ले। शनि ऐसे है और चारों ओर ऐसे रिंग पाए जाते हैं, नहीं, ऐसे रिंग पाए जाते हैं, ये छल्ला या वलय के नाम से जाना जाता है। यहां भी तांबे के बने हुए बहुत सारे छल्ले, नहीं, या रिंग कह लें, या इसी को वलय कह लें, वलय का मतलब ऐसे ही राउंड। तो इस प्रकार के ताम्र भंडार संस्कृति के अंतर्गत मुख्य रूप से इस प्रकार की वस्तुएं तांबे की बनी हुई प्राप्त हो रही हैं, इक्का दुक्का नहीं, भंडार के रूप में। बात स्पष्ट है? बिल्कुल शशि जी, समझे फिर से। ताम्र भंडार संस्कृति में सबसे पहले बताया कि यह एक पृथक संस्कृति है, किसी दूसरी संस्कृति से इसका कोई तालमेल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मोटे तौर पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को अगर आधार बना करके देखा जाए तो जो ये ताम्र भंडार संस्कृति से जुड़े हुए स्थल मिले हैं ना, उन स्थलों से ताम्र भंडार तो प्राप्त हो ही रहे हैं, उस खुदाई वाले लेयर से मिट्टी के बने हुए आवास स्थल प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ गेरुवर्णी मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं।
गेरुआ मृदभांड। तो गेरुआ मृदभांड का जो समय काल है तो 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व का गेरुआ मृदभांड का समय काल है। ताम्र भंडार संस्कृति का संबंध गेरुआ मृदभांड से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में। और गेरुआ मृदभांड संस्कृति का जो समय काल था वह 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। तो ऐसा माना जाता है कि ताम्र भंडार संस्कृति का संबंध विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास रहा होगा। ठीक है, लेकिन 2000 से 1500 ईसा पूर्व, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह बात बताया। दक्षिण भारत की अगर बात किया जाए तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व वाला जो समय काल है, इस समय काल में आपको याद होगा कि यह नवपाषाण युग का दौर चल रहा है। नवपाषाण दक्षिण भारत में नवपाषाण और ताम्रपाषाण आपस में घुला मिला हुआ है, और तो और महापाषाण संस्कृति से भी नवपाषाण ताम्रपाषाण वाले स्थल आपस में घुले मिले दिखाई देते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में ही जिन स्थलों से नवपाषाण ताम्रपाषाण महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं 2000 से 1500 ईसा पूर्व वाले, उन स्थलों या उन संस्कृतियों से पृथक, उन संस्कृतियों से पृथक, उन स्थलों से पृथक अन्यत्र ताम्र भंडार संस्कृति से जुड़े हुए तांबे के भंडार वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। अर्थात ताम्र भंडार संस्कृति का संबंध किसी भी समकालीन ज्ञात दूसरी संस्कृति से नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यह शुद्ध रूप से एक पृथक संस्कृति मानी जाती है। क्यों पृथक संस्कृति मानी जाती है? इसका एक कारण और भी, क्या कि जब हम लोग नवपाषाण काल संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो जो भी स्थल हैं नवपाषाण काल के, तो वहां से क्या मिल रहा है? पॉलिश किया हुआ पत्थर का उपकरण औजार प्राप्त हो रहा है। ताम्रपाषाण संस्कृति का अध्ययन करते हैं, उस सांस्कृतिक विन्यास का अध्ययन करते हैं, खुदाई से जो हमें प्राप्त होता है उसमें नवपाषाण युग वाले पत्थर के उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं, साथ में तांबे की वस्तुएं भी प्राप्त हो रही हैं। तो यह मान लिया जाता है कि यह ताम्रपाषाण संस्कृति वाला चरण है या स्थल है। बात स्पष्ट हो रही है? ताम्रपाषाण संस्कृति वाला स्थल है या नवपाषाण संस्कृति वाला स्थल है। लेकिन आप यह समझें कि ऐसे तमाम सारे स्थल भी देखने को मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ तांबे की वस्तुएं से जुड़े हुए हों, सिर्फ तांबे की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, कोई पत्थर का उपकरण नहीं प्राप्त हो रहा है। जब पत्थर का उपकरण नहीं प्राप्त हो रहा है तो ऐसे स्थल को हम नवपाषाण चरण से नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसे स्थल को ताम्रपाषाण चरण से नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नवपाषाण में पत्थर होना चाहिए, ताम्रपाषाण में पत्थर के साथ साथ तांबा होना चाहिए, लेकिन ताम्र भंडार संस्कृति में पत्थर का उपकरण नहीं मिल रहा है। जहां से भी जिन भी स्थलों से ताम्र भंडार संस्कृति का साक्ष्य मिल रहा है, इन सारे स्थलों में इस दौर में जिस दौर का है यह ताम्र भंडार संस्कृति, पत्थर के उपकरण नहीं प्राप्त हो रहे हैं, सिर्फ तांबे के ही वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। यही कारण है कि ताम्र भंडार संस्कृति का संबंध सिर्फ तांबे से है, ताम्रपाषाण संस्कृति से नहीं है। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित यदि होता तो तांबे की वस्तुओं के साथ साथ पत्थर की भी वस्तुएं निश्चित रूप से प्राप्त होती। बात स्पष्ट हो गई होगी। फिर हमने बताया कि तांबे की वस्तुएं वह कौन कौन सी हैं जो कि प्राप्त होती हैं
ताम्र भंडार संस्कृति के अंतर्गत। तो तांबे की वस्तुओं में मानव आकृति वाली मूर्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, या यूं कह लें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानव आकृति वाली मूर्तियां हैं ताम्र भंडार संस्कृति से प्राप्त। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है कि ताम्र भंडार संस्कृति से संबंधित सबसे मुख्य उपकरण क्या है। ये सारे उपकरण हैं और प्रश्न पूछा हुआ है। ये तांबे से बनी हुई सारी वस्तुएं हैं, लेकिन इन सारी वस्तुओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मानव आकृति वाली मूर्तियां। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है ताम्र भंडार संस्कृति से जुड़े स्थलों से। इसके अलावा आपको बताया सिंह निकला हुआ तलवार, बस हाथ में पकड़ने वाला तलवार नहीं, यहां से दोनों छोर से, नीचे दोनों छोर से सिंह की आकृति भी बनी हुई मिली हुई है, तांबे की ही श्रृंगिका तलवारें। इसके अलावा हारपून, मत्स्य भाला। कैसा भाला? एक भाला जिसमें मछली की आकृति की तरह ऐसे 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 निकला हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है, मछली की आकृति जैसा भाला। कांटेदार बर्छी, कुछ ऐसा ही, और कांटेदार, ये और कांटेदार हो जा रहा है, ठीक है। भालाग्र, भाला का अगला हिस्सा, ये जो भाला का अगला हिस्सा होता है, तीराग्र, भालाग्र कह ले, ये आगे का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा कुल्हाड़ी, छल्ले, रिंग्स, मतलब अंगूठी जो हम लोग पहनते हैं ना सिर्फ ऐसे, ठीक है, तो वो छल्ला यहां से प्राप्त हो रहा है। क्लियर है बात यहां तक? आगे बढ़ जाएं। हाँ भाई महेंद्र जी, क्लियर है? आप तो खूब बढ़िया से जानते समझते हैं भाई, आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। चले, तो ये कुछ तांबे की वस्तुएं ताम्र भंडार से जो प्राप्त हो रही है। अब वो महत्वपूर्ण बातें कुछ और। अब ये जो ताम्र भंडार संस्कृति है, फिर प्रश्न बनता है कि इस भंडार संस्कृति के साक्ष्य भारत में कहां कहां से प्राप्त हो रहे हैं। तो ताम्र भंडार संस्कृति के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उनमें एक नाम आएगा किसका? उत्तर प्रदेश का नाम आएगा। एक नाम किसका आएगा? मध्य प्रदेश का नाम आएगा। एक नाम किसका आएगा? गुजरात का नाम आएगा। एक नाम किसका आएगा? राजस्थान का नाम आएगा। इसके अलावा बिहार, हरियाणा भी आएगा, हरियाणा भी आ जाएगा, हरियाणा, बिहार आएगा। इसके अलावा बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, उड़ीसा आएगा। ये तो उत्तर भारत की बात कर लिया। इसके अलावा दक्षिण भारत से भी, जैसे केरल से भी ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तमिलनाडु से भी ताम्र भंडार निधि संचय संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। कर्नाटक से भी ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ये कुछ भारत के प्रांत हैं जहां से ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। एक बात, अब ये तमाम सारे राज्यों के नाम लिखा यहां पे जहां से ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण बात, क्या इन सारे स्थलों में, इन प्रांतों से जो भी स्थल प्राप्त हुए हैं, इन सारे स्थलों में समान रूप से ये सारे चीजें प्राप्त हो रही हैं क्या? फिर से, ताम्र भंडार संस्कृति में ये मोटे तौर पे ये सारी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं भंडार के रूप में। कहां कहां से प्राप्त हो रही हैं? तो भारत के तमाम सारे प्रांतों के नाम बताया जहां से भंडार के रूप में ऐसी तांबे की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। प्रश्न एक बनेगा क्या कि यह जो ताम्र भंडार संस्कृति से जुड़े हुए तमाम सारे तांबे की वस्तुएं हैं, क्या ये समान रूप से हर जगह से प्राप्त हुई हैं क्या? तो समान रूप से प्रत्येक स्थल से
नहीं प्राप्त हुई हैं, प्रत्येक स्थल से नहीं प्राप्त हुई हैं। यह एक कॉन्सेप्ट है। सारे के सारे स्थलों से समान रूप से ये सारी वस्तुएं नहीं प्राप्त हो रही हैं। फिर प्रश्न बनेगा, इसका मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में किन्हीं खास प्रकार की तांबे की वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती थी। क्या प्रश्न बनेगा, समझिए। यह जो उत्तर प्रदेश का हमारा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और यह जो मध्य प्रदेश है और ये जो हरियाणा है, ये तीन प्रांत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा है। यहां पे ये जो मानव आकार वाली मूर्तियां प्राप्त हो रही है ना, मानव आकृति वाली मूर्तियां, ये प्राप्त हो रहा है सर्वाधिक मात्रा में। इसके अलावा यह जो श्रृंगिका तलवार है, श्रृंगिका तलवारें, ये प्राप्त हो रही हैं अधिकाधिक मात्रा में। फिर कांटेदार बर्छी, कांटेदार बर्छी, ये तीन चीजें हैं जो कि सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा से प्राप्त हो रही हैं। महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बिहार की, बंगाल की, उड़ीसा की, यहां से क्या यही सारी वस्तुएं सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है? उत्तर है नहीं। यहां पे पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रांतों की बात किया जाए तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा अर्थात पूर्वी भारत में जो ताम्र भंडार संस्कृति के अंतर्गत तांबे की वस्तुएं सर्वाधिक प्राप्त हुई हैं, उनमें कुल्हाड़ी और ये जो भालाग्र है, ये दो प्रकार की तांबे की वस्तुएं सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। बात स्पष्ट हो रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा से जुड़े ताम्र भंडार संस्कृति वाले स्थलों से सर्वाधिक मात्रा में मानव आकृति वाली तांबे की मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं, श्रृंगिका युक्त तलवारें प्राप्त हो रही हैं, कांटेदार बर्छी सर्वाधिक प्राप्त हो रही हैं। लेकिन जब हम लोग पूर्वी भारत की बात करते हैं तो यहां से उत्खनन में जो ताम्र भंडार संस्कृति से जुड़े हुए स्थल जानकारी में आए हैं, वहां जब खुदाई हुई तो ये वाली वस्तुएं जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा क्षेत्र में सर्वाधिक मिल रही हैं, वो सर्वाधिक पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल, उड़ीसा से नहीं प्राप्त हो रही हैं, बल्कि इन पूर्वी भारत के प्रांतों में सर्वाधिक कुल्हाड़ी और भालाग्र के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं ताम्र भंडार के रूप में। इसी प्रकार ये जो एक और राजस्थान जो है, यहां पे राजस्थान से सर्वाधिक मात्रा में क्या प्राप्त हो रहा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कुठार मतलब कुल्हाड़ी जो है ना, वह सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। अंतर स्पष्ट हो रही है बात? बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि प्रश्न पूछ लिया गया ना, तो मैं जानता हूं कि आप में से भी अधिकांश लोग शायद यह प्रश्न नहीं कर पाते, और जो नहीं पढ़े हैं वो तो निश्चित रूप से नहीं कर पाते। ये कुछ छोटी छोटी बातों का अंतर देखने को मिलता है। तो हमने लिखा कि समान रूप से प्रत्येक स्थल से ये सारी की सारी ताम्र वस्तुएं नहीं प्राप्त हो रही हैं। क्षेत्रवार इनमें अंतर देखने को मिलता है, क्षेत्रवार अंतर देखने को मिलता है इन ताम्र वस्तुओं में, क्षेत्रवार अंतर। बात स्पष्ट है? तीन बातें निकल करके आई अभी तक। ताम्र भंडार संस्कृति का किसी भी समकालीन दूसरी ज्ञात संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, वह कौन कौन सी तांबे की बनी वस्तुएं हैं जो कि प्राप्त हो रही हैं भंडार के रूप में, तो 6-7 के नाम आपको बताया। फिर आपको यह भी बताया कि ताम्र भंडार संस्कृति से जुड़े हुए स्थल भारत में किन किन प्रांतों में प्राप्त हो रहे हैं। 7-8 प्रांतों के नाम बताया जहां से ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, और अलग अलग क्षेत्र में
अलग अलग तांबे की वस्तुओं की बहुलता देखने को मिलती है। बात स्पष्ट है। अलग अलग क्षेत्र में तांबे की वस्तुएं, ताम्र भंडार संस्कृति वाली तांबे की वस्तुओं के अलग अलग साक्ष्य देखने को मिलते हैं, अर्थात समान रूप से सारी ताम्र वस्तुएं सारे जगहों से नहीं प्राप्त हो रही हैं, क्षेत्रवार अंतर देखने को मिलता है। बात स्पष्ट है। आगे बढ़ जाए। अब प्रश्न एक और महत्वपूर्ण निकल करके आता है कि यह जो ताम्र भंडार संस्कृति है, ताम्र भंडार संस्कृति का संबंध किससे है, जब किसी भी संस्कृति से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ताम्र भंडार संस्कृति का संबंध किससे है, या ऐसा भी प्रश्न कि ताम्र भंडार संस्कृति का पूर्वज किसे कहा जा सकता है। पूर्वज ऐसा तो है नहीं कि ताम्र भंडार संस्कृति से जुड़े हुए जो स्थल हैं, जो लोग हैं, अचानक से ऊपर से पैदा हो गए, ऐसा तो है नहीं। अलग अलग लोगों ने रिसर्च किया है, अलग अलग लोगों ने अपने अपने स्तर पे रिसर्च किए। अब वो कुछ नाम निकल करके आएंगे, देखेंगे ध्यान से। विंसेंट स्मिथ का नाम तो सबको पता है। वीए स्मिथ साहब हैं, वीए स्मिथ, ये पहले व्यक्ति थे। वीए स्मिथ साहब, आर्थर स्मिथ, यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ते हैं तो चार्ल्स मेसन का नाम हमें याद रहता है। हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हम लोग को कनिंघम का नाम याद आता है, और सबसे महत्वपूर्ण नाम जिसने पूरी दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता को प्रेजेंट किया, जॉन मार्शल का नाम याद रहता है। जैसे हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करते हैं तो पूरी दुनिया के सामने भारत की पाषाण संस्कृति को उजागर करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। वैसे ही ताम्र भंडार संस्कृति भारत में कोई एक संस्कृति थी, पूरी दुनिया को सबसे पहले बताने वाला यह व्यक्ति कौन था? वीए स्मिथ का नाम याद रखना है। प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम इस साक्ष्य को प्रकट किया कि बहुत पुरानी एक ऐसी संस्कृति की जानकारी मिली है जहां के लोग, जिस संस्कृति के लोग सिर्फ तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। बात स्पष्ट रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक नाम जिसका आपको याद होगा, बीबी लाल का। क्यों भाई? बीबी लाल। कभी भी एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में ताम्र पाषाण, दूसरी बात कर रहे हैं, भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति का व्यापक रूप में अनुसंधान कार्य किसने किया? तो याद रखना है बीबी लाल का नाम। ये कौन है? ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति का व्यापक रूप में या सर्वाधिक रूप से व्यापक रूप में अनुसंधान किया था, अनुसंधान या शोध किया था। जब बीबी लाल ताम्रपाषाण संस्कृति से जुड़े हुए तमाम सारे रिसर्च कर रहे थे, उसी दौरान इनको कुछ ताम्र भंडार संस्कृति से जुड़े हुए साक्ष्य भी मिल रहे हैं, और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ताम्र भंडार संस्कृति के विषय में कुछ बात कही। क्या इन्होंने, ये बात थी ताम्र पाषाण संस्कृति को लेकर के। अब दूसरी बात, इन्होंने ताम्र भंडार संस्कृति को लेकर के कुछ बात कही। क्या इन्होंने कहा कि ये जो ताम्र भंडार संस्कृति हमें
दिख रही है, कुछ स्थलों से कुछ साक्ष्य जो प्राप्त हो रहे हैं, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध गेरुआ मृदभांड से है। किससे? गेरुआ मृदभांड से। गेरुआ मृदभांड, या इसी को कह लें गेरुवर्णी मृदभांड, गेरुवर्णी, या इसी को इंग्लिश में ओसीपी। नहीं, ये पहले व्यक्ति हैं बी बिलाल जिन्होंने ताम्र भंडार संस्कृति को गेरुआ मृदभांड संस्कृति से जुड़ा हुआ बताया था। कैसे बताया था, अभी उस पर बात करते हैं। जबकि कुछ और नाम, एक नाम वी.एन. मिश्रा का, वी.एन. मिश्रा। एक बार मुझे बताएं, बात स्पष्ट हो रही है। ताम्र भंडार संस्कृति का कोई पूर्वज था? कुछ ऐसी चीजें जो कि रिसर्च के दौरान लोगों को अनुमान लगाने के लिए बाध्य करती हैं। पहले तो यह स्पष्ट हो चुका है कि ताम्र भंडार संस्कृति का अपने समकालीन किसी भी दूसरी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। फिर दिमाग में यह बात भी आएगी विद्वानों के, आखिर अचानक से मानव तो पैदा नहीं हो गया इन क्षेत्रों में जहां से इस संस्कृति के साक्ष्य मिल रहे हैं, और अचानक से तांबे की वस्तुएं तो मिल नहीं जा रही हैं। इसका मतलब कि कहीं से कुछ लोग आए होंगे, तांबा कहीं से ले आए होंगे और तांबे की वस्तुएं बनाए होंगे। ऐसे स्थलों से वो लोग जुड़े रहे होंगे जहां पे पत्थर आसानी से नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो पत्थर के उपकरण नहीं मिल रहे हैं, तांबे उनको मिल रहे हैं। तो प्रश्न यह बना कि वास्तव में इनके पूर्वज लोग कौन से रहे होंगे, या किस तरीके से इनको किसी न किसी से संबंधित किया जाए। तो उसी में एक मुद्दा निकल करके आया कि ताम्र भंडार संस्कृति का पूर्वज किसे कहा जा सकता है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने रिसर्च के आधार पे अलग अलग कुछ तथ्य प्रस्तुत किए। जैसे एक बीबी लाल हैं जिन्होंने ताम्र पाषाण संस्कृति पे सबसे ज्यादा रिसर्च किया हुआ है, और उसी क्रम में बीबी लाल ने ताम्र भंडार संस्कृति के लिए कहा कि यह गेरुवर्णी मृदभांड से जुड़ा हुआ था। अर्थात जहां से, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के विषय में इन्होंने कहा कि जहां जहां से इस ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, वहां वहां गेरुआ मृदभांड के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, यूपी में। जबकि एक विद्वान जिनका नाम वी.एन. मिश्रा, वी.एन. मिश्रा, वी.एन. मिश्रा के साथ एक नाम है डी.के. चक्रवर्ती का, डी.के. चक्रवर्ती। ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता से जोड़ करके, जिन्होंने क्या लिख दिया भाई, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता से जोड़ करके इस संस्कृति को बताने का प्रयास किया। क्या ये दो लोग हैं, इन्होंने अपने रिसर्च के आधार पे यह बताया कि ताम्र भंडार संस्कृति से जुड़ा हुआ वैसे तो कोई भी संस्कृति नहीं है, यह निश्चित रूप से एक पृथक संस्कृति है, लेकिन इस संस्कृति का निर्माण करने वाले कौन से लोग थे? तो निर्माण करने वाले उत्तर हड़प्पाई लोग थे। कौन? उत्तर हड़प्पाई लोग थे। कौन कह रहा है? ताम्र भंडार संस्कृति का सृजन करने वाले जो लोग थे वह उत्तर हड़प्पाई लोग थे। उत्तर हड़प्पाई कहने का मतलब, उत्तर हड़प्पाई कहने का मतलब मोटे तौर पे 2000 से लेकर के
1800 ईसा पूर्व वाले, ये जो पतन का काल है ना हड़प्पा सभ्यता का, पतन का काल अर्थात उत्तर हड़प्पा चरण। बीएन मिश्रा और डीके चक्रवर्ती दो ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि ताम्र भंडार संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं ना, वो लोग थे जो लोग हड़प्पाई क्षेत्रों को किन्हीं कारणों से छोड़ करके उत्तर प्रदेश या गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आकर के बस गए थे। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, आपने स्टुअर्ट पिगट का नाम सुना है। स्टुअर्ट पिगट की एक बहुत ही फेमस किताब रही, स्टुअर्ट पिगट की एक महत्वपूर्ण किताब रही जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। इस किताब में इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात लिखी। क्या? स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि यह जो ताम्र भंडार संस्कृति का सृजन करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें हड़प्पाई क्षेत्रों से विस्थापित कर दिया गया था, अर्थात हड़प्पाई क्षेत्रों से इन्हें भगा दिया गया था। विस्थापित हड़प्पाई क्षेत्र से विस्थापित लोगों द्वारा इस ताम्र भंडार संस्कृति का सृजन किया गया था। ये कौन कह रहा है? स्टुअर्ट पिगट के द्वारा यह बात कही जा रही है। स्पष्ट बात, प्रीहिस्टोरिक इंडिया, निश्चित रूप से। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण नाम निकल करके आता है, नाम है हाइन गेल्डर का। हाइन गेल्डर्न बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है। क्यों? क्योंकि हाइन गेल्डर साहब ताम्र भंडार संस्कृति के विषय में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। ये कहते हैं कि इस संस्कृति का सृजन करने वाले लोग आर्य लोग थे। कौन? आर्य लोग। अलग अलग लोगों ने ताम्र भंडार संस्कृति का पूर्वज कौन था, ताम्र भंडार संस्कृति का सृजन करने वाले लोग कौन थे, अलग अलग रिसर्च के अनुमान के आधार पे अलग अलग बातें प्रस्तुत किया हुआ है। ताम्र भंडार संस्कृति का किसी दूसरी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, यह बिल्कुल एक पृथक संस्कृति है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च के आधार पे अपनी अपनी बातें रखी। किसी ने कहा कि ताम्र भंडार संस्कृति का निर्माण करने वाले आर्य लोग थे। किसी ने कहा कि ताम्र भंडार संस्कृति का सृजन करने वाले वो लोग थे जिन्हें सैंधव क्षेत्रों से भगा दिया गया था, निकाल दिया गया था। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, जब सैंधव सभ्यता का पतन हो रहा था तो तमाम सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बसे और उन्हीं में से कुछ लोग गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की ओर माइग्रेट होते हैं। सैंधव सभ्यता का जब पतन हो रहा था तो सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्रम में कुछ लोग हड़प्पाई क्षेत्रों को छोड़कर, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनको छोड़ करके गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की ओर प्रवेश करते हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा इस ताम्र भंडार संस्कृति का सृजन किया गया। इसी क्रम में बीबी लाल ने सीधे सीधे पूर्वज के विषय में तो कुछ नहीं कहा। बीबी लाल ने पूर्वज के विषय में कुछ नहीं कहा कि हड़प्पा सभ्यता के विस्थापितों के द्वारा है या उत्तर हड़प्पाई सभ्यता के लोगों द्वारा है या आर्यों के द्वारा इस संस्कृति का सृजन किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा। बीबी लाल ने कहा कि जिन क्षेत्रों से ताम्र भंडारों की सूचना हमें प्राप्त हुई है,
जिस दौर की प्राप्त हुई है वह ताम्र भंडार तो प्राप्त हो ही रहे हैं, ताम्र भंडार के साथ साथ अनेक ऐसे स्थलों से गेरुवर्णी मृदभांड भी प्राप्त हो रहा है। तो ताम्र भंडार संस्कृति को हम लोग गेरु मृदभांड से भी जुड़ा हुआ मान सकते हैं, बस यह उन्होंने कहा। और तो और जो ये गेरुआ मृदभांड है, समझिएगा बहुत काम की बात, जो ये गेरुआ मृदभांड है इसका समय आपको बताया कि 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व गेरुवर्णी ओसीपी जो मृदभांड है वह किस दौर में प्रयोग कुछ लोगों के द्वारा किया गया, तो वह दौर था 2000 से 1500 ईसा पूर्व का। एक बात। दूसरी प्रमुख बात कि गेरुवर्णी जो मृदभांड है यह मृदभांड पूरे भारत में नहीं प्रयोग किया जा रहा था। गेरुवर्णी मृदभांड के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो उपजाऊ क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है ना, वहीं से प्राप्त हो रहा है। फिर से समझिएगा, ये जो गेरुआ मृदभांड प्राप्त हो रहा है, पहले तो यह ध्यान रखना है कि 2000 से 1500 ईसा पूर्व का यह गेरुआ मृदभांड, और ये जो गेरुआ मृदभांड है पूरे भारत में नहीं प्राप्त हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है, अर्थात उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। बात स्पष्ट है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि उत्तर प्रदेश में जो ताम्र भंडार संस्कृति वाले स्थल मिले हैं, उत्तर प्रदेश में जो ताम्र भंडार प्राप्त हो रहे हैं, तो ताम्र भंडार वाले स्थल से जो ताम्र भंडार प्राप्त हो रहे हैं वहां से गेरुवर्णी मृदभांड भी प्राप्त हो रहे हैं। जब ताम्र भंडार के साथ साथ गेरुआ रंग वाले मृदभांड भी प्राप्त हो रहे हैं, तो विद्वानों ने कहा कि चूंकि रिसर्च के द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि गेरुआ मृदभांड 2000 से 1500 ईसा पूर्व के दौर में प्रयोग किया जाता था, और ताम्र संचय निधि, ताम्र भंडार संस्कृति के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उस साक्ष्य, उन ताम्र वस्तुओं के साथ साथ ये गेरुआ मृदभांड भी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि ताम्र भंडार संस्कृति का समय भी 2000 से 1500 के लगभग रहा होगा। बात स्पष्ट हो रही है। दो तीन बातें हैं, गुत्थम गुत्थी है, समझने की जरूरत है। ताम्र भंडार जो ये प्राप्त हो रहे हैं तांबे की वस्तुएं, उन ताम्र भंडारों के साथ ही गेरुआ मृदभांड भी प्राप्त हो रहा है। एक बात। और गेरुआ मृदभांड का जो समय है, जिस दौर में इसे प्रयोग किया जाता था, वह 2000 से 1500 ईसा पूर्व। तो ये जो ताम्र भंडार संस्कृति का समय है वह भी 2000 से 1500 ईसा पूर्व के लगभग ही होना चाहिए। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, क्यों भाई? कोई समस्या नहीं है ना यहां तक? जल्दी से बताएं। ताम्र भंडार जो प्राप्त हो रहे हैं, उन भंडारों के साथ साथ गेरुआ मृदभांड भी प्राप्त हो रहा है, गेरू रंग के मृदभांड। गेरुआ मृदभांड का समय 2000 से 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसका मतलब कि ताम्र भंडार संस्कृति का समय 2000 से 1500 का माना जाता है। बात स्पष्ट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चूंकि गेरुआ मृदभांड पूरे भारत से नहीं प्राप्त हो रहा है, गेरुआ मृदभांड सिर्फ और सिर्फ गंगा यमुना दोआब क्षेत्र या उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो ताम्र भंडार संस्कृति है उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त हो रहा है और भारत के अलग अलग प्रांतों से भी प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में
समझिएगा, बड़े काम की बात है। उत्तर प्रदेश में जो तांबे के भंडार प्राप्त हो रहे हैं, उनके साथ साथ गेरुआ मृदभांड भी प्राप्त हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और ताम्र भंडार का समय अगर पूछा गया तो चूंकि ये जो गेरुआ मृदभांड प्राप्त हो रहा है, गेरुआ मृदभांड का समय है 2000 से 1500, और गेरुआ मृदभांड सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। तो यह मान लिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो ये ताम्र भंडार संस्कृति है ना, जिसके साथ गेरुआ मृदभांड भी प्राप्त हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में जो ताम्र भंडार संस्कृति है उसका समय भी, कालक्रम भी 2000 से 1500 ईसा पूर्व का माना जाएगा। एक बात, लेकिन दूसरे जगहों पे समस्या दूसरी निकल करके आई। क्या? उत्तर प्रदेश तो स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य मिल रहे हैं वह 2000 से 1500 ईसा पूर्व का है। तो उत्तर प्रदेश में ताम्र भंडार संस्कृति का समय क्या? 2000 से 1500। और ये इस बात की जानकारी कैसे हो रही है? ताम्र भंडार संस्कृति से नहीं, वस्तुओं से नहीं, बल्कि ताम्र भंडारों के साथ साथ चूंकि गेरुवर्णी मृदभांड भी प्राप्त हो रहा है, तो गेरुवर्णी मृदभांड का जो समय काल है उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में ताम्र भंडार संस्कृति का काल निश्चित हो गया 2000 से 1500। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो स्पष्ट हो गया गेरुआ मृदभांड की वजह से। लेकिन चूंकि गेरुआ मृदभांड सिर्फ गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है और भारत के अन्य क्षेत्रों से नहीं प्राप्त हो रहा है, जबकि ताम्र भंडार के साक्ष्य भारत के अन्य क्षेत्रों से भी प्राप्त हो रहे हैं। दक्षिण भारत से भी प्राप्त हो रहा है, पूर्वी भारत से भी प्राप्त हो रहा है, ये क्या कहते हैं, पश्चिम भारत से भी प्राप्त हो रहा है, महाराष्ट्र से भी प्राप्त हो रहा है, राजस्थान से भी, गुजरात से भी प्राप्त हो रहा है, दक्षिण भारत से भी, पूर्वी भारत में बंगाल से भी, उड़ीसा से भी, बिहार से भी। उत्तर प्रदेश वाली समस्या तो स्पष्ट हो गई कि ताम्र भंडार संस्कृति का समय क्या रहा? 2000 से 1500 उत्तर प्रदेश में। लेकिन अन्य जगहों में यह समस्या फंस करके रह गई कि अन्य जगहों में ताम्र भंडार संस्कृति का समय क्या 2000 से 1500 ही माना जाएगा या कुछ और माना जाएगा? तो इस समस्या का निदान क्या निकला, समझिएगा। उत्तर प्रदेश में ताम्र भंडार संस्कृति का जो कालक्रम रहा वह गेरुआ मृदभांड की वजह से 2000 से 1500 फिक्स कर दिया गया, मान लिया गया। अब इतिहास की किताबों में उत्तर प्रदेश में ताम्र भंडार संस्कृति का समय 2000 से 1500, बात स्पष्ट है। लेकिन भारत के अन्य प्रांतों से भी तो ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, क्या वह भी 2000 से 1500 के ही माने जाएंगे? उत्तर है नहीं। बिहार में, समझिएगा, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में 2000 से 1500 ईसा पूर्व काल का यह साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करता है, वहां से जो ताम्र भंडार प्राप्त हो रहे हैं। पूर्वी भारत में जो ताम्र भंडार प्राप्त हो रहे हैं, खुदाई से जो कुछ साक्ष्य निकल करके आए, जो कालक्रम निर्धारित किया गया, उससे यह पता चला कि उत्तर प्रदेश में तो ताम्र भंडार का समय 2000 से 1500 ईसा पूर्व का है, लेकिन पूर्वी भारत में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में यह जो ताम्र भंडार प्राप्त हो रहे हैं, जब कार्बन 14 किया गया तो पता यह चला यह तो बहुत बाद के हैं, ऐतिहासिक काल के हैं। ऐतिहासिक काल मतलब लगभग 600, 700, 500 ईसा पूर्व के हैं। अर्थात कहने का मतलब कि पूरे भारत में, निचोड़ पे आइए, पूरे भारत में यह जो ताम्र भंडार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, किसी एक ही समय काल का नहीं प्राप्त हो रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में ताम्र भंडार संस्कृतियों के अलग अलग कालक्रम हैं। बात स्पष्ट हो रही है। भारत में
अलग अलग प्रांतों से ताम्र भंडारों की जानकारी मिली है। प्रश्न यह कि क्या सारे के सारे ताम्र भंडार वाले जो स्थल हैं, वहां की जो संस्कृतियां हैं, क्या एक ही समय काल की हैं? उत्तर है नहीं, एक समय काल की नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय काल में सिर्फ तांबे की वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। बात स्पष्ट होगी आसानी से। क्यों भाई, बताएं एक बार। आसान हो गया होगा। तो अभी तक जिन मुद्दों पे हमने बात किया, ये कुछ तकनीकी चीजें हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे ना, तो इन सारी बातों पे ध्यान नहीं दिए हैं। यूजीसी नेट में पूछा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा हुआ है, हरियाणा में भी पूछा हुआ है, राजस्थान में भी पूछा हुआ है, और कभी उत्तर प्रदेश में पूछ लिया जाएगा। तो ये बारीक बातें हैं, निश्चित रूप से आपको दिमाग में स्थिर करना है। अभी तक हमने जिन बातों पे चर्चा की, 2 मिनट में सबसे पहले बताया कि ताम्र भंडार संस्कृति एक पृथक संस्कृति है, जिसका किसी अन्य समकालीन संस्कृति से कोई वास्ता नहीं था। दूसरी बात कि ताम्र भंडार संस्कृति में किन किन तांबे की वस्तुओं का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। तीसरी बात कि भारत के किन किन प्रांतों से ताम्र भंडार के रूप में इस संस्कृति की जानकारी प्राप्त हुई है, 7-8 प्रांतों के नाम। फिर चौथी बात कि अलग अलग क्षेत्रों में एक समान सारी की सारी तांबे की वस्तुएं प्रयोग में देखने को नहीं मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के ताम्र भंडार क्षेत्रों में कुछ अलग वस्तुओं की प्रधानता रही, तो पूर्वी भारत के बिहार बंगाल क्षेत्र में कुछ अलग तांबे के उपकरण विशेष रूप से हमें ज्ञात हुए हैं। राजस्थान गुजरात में कुछ अलग का मतलब उत्तर प्रदेश या बिहार बंगाल से अलग तांबे की वस्तुओं की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। हरियाणा में उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जिन तांबे की वस्तुओं की अधिकता है ताम्र भंडार संस्कृति वाली, वह हरियाणा में भी देखने को मिलती है। अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में तांबे के जो भंडार प्राप्त हो रहे हैं वह कॉमन नहीं है। किन्हीं क्षेत्रों में मानव मूर्तियां ज्यादा मिली हुई हैं, कांटेदार बर्छी ज्यादा मिली हुई है, तो किन्हीं क्षेत्रों में बाणाग्र ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, भालाग्र ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, हारपून ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, तो कुठार ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो अलग अलग तांबे की वस्तुओं की प्रधानता देखने को मिलती है। बात स्पष्ट हो गया होगा। फिर इसके बाद हमने बात किया 5वीं बात, क्या कि आखिर यह जो ताम्र भंडार संस्कृति है, यह अचानक से तो प्रस्फुटित हो नहीं गई कि ऊपर से कोई लोग आ गए किन्हीं खास स्थलों पे और उन्होंने अचानक से तांबे का वस्तु प्रयोग करना शुरू कर दिया, सिर्फ तांबे का। कहीं ना कहीं से लोग आए होंगे, कहीं ना कहीं से आए होंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही एक एग्जाम्पल लें कि उत्तर प्रदेश के जिन जिन स्थानों से तांबे के भंडार प्राप्त हो रहे हैं ना, तो जब खुदाई होगी तो तांबे के भंडार वाला जो लेयर है उससे नीचे भी कुछ साक्ष्य मिलेगा, तभी तो यह कहा जाएगा कि नहीं पहले से उन क्षेत्रों में लोग रहते थे। बात समझ में आ रही है? जब खुदाई होगी, मान लें प्रयागराज से तांबे के भंडार प्राप्त हुए और जिस गहराई पर प्राप्त हो रहे हैं, प्रयागराज में खुदाई हुई और इतनी गहराई पर
तांबे की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, तांबे की वस्तुएं। मतलब ये जो तांबे की वस्तुएं हैं, जब इनका कार्बन 14 किया गया तो पता चला कि यह लगभग 2000 ईसा पूर्व जितनी पुरानी है। जब इनका कार्बन 14 किया गया तो पता चला कि यह लगभग 2000 ईसा पूर्व है। अब यहां पे इन वस्तुओं का प्रयोग करने वाला 2000 ईसा पूर्व में अचानक से तो आ नहीं गया, कोई अचानक से तो आ नहीं गया। दो ही बातें होंगी, या तो कहीं से लोग आ रहे हैं या पहले से यहां पे लोग रह रहे थे, पहले से लोग रह रहे थे। और यदि पहले से लोग रह रहे हैं तो एक चरण और नीचे जब खुदाई होगी तो कुछ न कुछ इस लेवल के साक्ष्य मिलने चाहिए ना भाई। 2500 ईसा पूर्व का कुछ साक्ष्य तो मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब कि लोग पहले से इन क्षेत्रों में नहीं रहते थे। इसका मतलब कि लोग कहीं से आए हुए हैं, लोग कहीं से आकर के इस समय काल में बसे हुए हैं। अब कौन से लोग आ रहे हैं, अब इस पे रिसर्च की शुरुआत। तो उसी क्रम में एक मुद्दा निकल करके आया कि ताम्र भंडार संस्कृतियों के पूर्वज कौन से थे। अलग अलग लोगों ने रिसर्च किया। रिसर्च के आधार पे किसी ने कहा कि यह सैंधव सभ्यता के विस्थापित लोगों द्वारा इस संस्कृति का निर्माण किया गया था। किसी ने कहा कि नहीं, उत्तर हड़प्पाई चरण के लोग इन क्षेत्रों में आए थे और उनके द्वारा। किसी ने कहा कि नहीं, यह आर्य संस्कृति से जुड़े हुए जो आर्य लोग थे ना, शुरुआती दौर के जो आर्य थे, उनसे संबंधित यह संस्कृतियां हैं। बात स्पष्ट हो गई होगी, आगे बढ़ जाए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और। अब इतने सारे स्थल के नाम बताए, अब कुछ तथ्यात्मक बातें। सर्वप्रथम साक्ष्य ताम्र भंडार संस्कृति का, भारत में सर्वप्रथम ताम्र भंडार संस्कृति का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ हमें, वह 1822 में प्राप्त हुआ। कब? 1822 में। कहां से प्राप्त हो रहा है? उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो रहा है। कहां से? उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कहां से? कानपुर। कानपुर के बिठूर से। कहां से? कानपुर के बिठूर से सबसे पहले ताम्र भंडार संस्कृति का साक्ष्य निकल करके आया। क्यों भाई? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बिठूर, कानपुर के बिठूर नामक स्थान से 1822 में ताम्र भंडार संस्कृति के हमें जानकारी प्राप्त हुई। और यह जो जानकारी सर्वप्रथम साक्ष्य के रूप में हमें प्राप्त हो रही है, तो प्रश्न यह भी बनता है कि क्या मिला था? मानव आकार वाली तांबे की मूर्तियां मिली थी, या श्रृंगिका युक्त तलवार मिली थी, या हारपून मिला था? क्या मिला था? उत्तर है कांटेदार बर्छी मिली थी। कांटेदार बर्छी, यह प्रथम साक्ष्य है खुदाई में जो हमें प्राप्त हुआ था ताम्र भंडार संस्कृति से जुड़ा हुआ। यह प्रथम साक्ष्य। फिर प्रश्न बनेगा, सर्वाधिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं? सर्वाधिक साक्ष्य, तो सर्वाधिक साक्ष्य आपको जानकारी होगी, मध्य प्रदेश में एक स्थान गुंगेरिया। कौन सा? गुंगेरिया। मध्य प्रदेश में एक स्थान गुंगेरिया। गुंगेरिया से सर्वाधिक साक्ष्य ताम्र भंडार के प्राप्त होते हैं। अब ये जो सर्वाधिक साक्ष्य ताम्र भंडार के प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब सर्वाधिक तांबे की वस्तुएं, ताम्र वस्तुएं सर्वाधिक कहां से प्राप्त हो रही हैं? गुंगेरिया से प्राप्त हो रही हैं। यहां से प्रथम साक्ष्य के रूप में तो हमें यह मिल गया, कांटेदार बर्छी मिल गई। लेकिन कौन सा एक स्थान है जहां से सर्वाधिक तांबे के भंडार प्राप्त हुए हैं, वस्तुएं प्राप्त हुई? वह स्थान है मध्य प्रदेश का गुंगेरिया। और यह जो मध्य प्रदेश का गुंगेरिया है, बात सिर्फ यहीं तक नहीं, कितनी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं तांबे की? तो उत्तर है 424 तांबे की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। कितनी?
424 तांबे की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। और तो और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ ये जो गुंगेरिया है ना, 424 तांबे की वस्तुओं के साथ ही यहां से 102 चांदी की वस्तुएं भी प्राप्त हो रही हैं। बहुतों को इस बात की जानकारी नहीं है। याद रखिएगा कि यह जो गुंगेरिया है, जहां से सर्वाधिक भंडार के रूप में सर्वाधिक तांबे की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। सर्वाधिक कितनी? तो संख्या में 424 तांबे की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। प्लस तांबे की वस्तुओं के साथ साथ चांदी की भी वस्तुएं यहां से प्राप्त हो रही हैं। कितनी? 102 की संख्या में चांदी की वस्तुएं भी बुगेरिया से इसी समय काल का प्राप्त हो रहा है। जब संख्या की बात आने लगी, फिर एक प्रश्न बनेगा, क्या यह कि बुगेरिया से तो 424 तांबे की वस्तुएं भंडार के रूप में प्राप्त हो रही हैं, तो पूरे भारत में जितने भी प्रांतों के स्थल अभी तक जानकारी में आए हैं, अभी तक कितनी ताम्र भंडार से जुड़ी हुई वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं? तो याद रखना है कि अभी तक पूरे भारत में 1300 से अधिक, कितनी? 1300 से अधिक भंडार के रूप में तांबे की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। 1300 में से अकेले 424 तो यहीं से प्राप्त हो रही है, गुंगेरिया से। बात याद रहेगी। 1300 से अधिक जो तांबे के भंडार के रूप में वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, उनमें से अकेले 424 तो गुंगेरिया से ही प्राप्त हो रही है। 10, 15, 20 ऐसे करके पूरे भारत के 8-10 जो प्रांत बताया, वहां से भी तांबे की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि यह जो उत्तर प्रदेश से प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, ताम्र भंडार संस्कृति का प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। और उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी भी प्रांत की बात किया जाए, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक सर्वाधिक 40 स्थल, कितने? 40 स्थल ताम्र भंडार संस्कृति के जानकारी में आए हैं, प्रकाश में आए हैं। कितने? 40। और 40 आज तक किसी दूसरे प्रांत में आज तक 40 के लगभग संख्या ताम्र भंडारों की देखने को नहीं मिलती है। 40 स्थल सर्वाधिक हैं जो कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो रहे हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया, क्या? ये जो ताम्र भंडार संस्कृति है, तो ताम्र भंडार संस्कृति का केंद्र क्या था? केंद्र स्थल मतलब एक केंद्रीय स्थल, और केंद्रीय स्थल से धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में यह संस्कृति फैलती जाती है। केंद्रीय स्थल जैसे हड़प्पा सभ्यता का केंद्रीय स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नहीं, तो वैसे ही जैसे हम लोग पाषाण काल का अध्ययन कर रहे थे, तो केंद्रीय स्थल में विंध्य क्षेत्र निश्चित रूप से आपको याद होगा, सोन नदी घाटी का क्षेत्र निश्चित रूप से याद होगा, बेलन नदी घाटी, ये सब केंद्रीय स्थल है। वैसे ही ताम्र भंडार संस्कृति का केंद्र स्थल क्या रहा? तो भाई मेरे, ताम्र भंडार संस्कृति का केंद्र स्थल यही गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र कहने का मतलब क्या है? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र। याद रहेगा, उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र जो है, यह केंद्र स्थल रहा ताम्र भंडार संस्कृति का। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको बताया
कि उत्तर प्रदेश का यह जो ताम्र भंडार वाला स्थल जो भी है, जहां से भी प्राप्त हो रहे हैं, इन स्थलों में इसके पहले मानव आबादी के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। जिन भी स्थलों से ताम्र भंडार संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, उन स्थलों में पहले से लोग नहीं रह रहे थे। तो एक अनुमान निकाला, उत्तर प्रदेश को लेकर के एक अनुमान निकाला। क्या अनुमान? यह निकला कि उत्तर प्रदेश में ताम्र भंडार संस्कृति की शुरुआत कैसे हुई। केंद्र स्थल मान लिया उत्तर प्रदेश को विद्वानों ने, और आरंभ कैसे हुआ, तो यह बताया गया कि यह जो हड़प्पा सभ्यता का यह जो क्षेत्र है, हड़प्पा सभ्यता का ये पूर्वी उत्तर प्रदेश मान ले, पूर्वी उत्तर प्रदेश। क्यों भाई? आलमगीरपुर, मेरठ आपको याद ही होगा, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मांडी आपको पता ही होगा, हुलास वगैरह पता ही होगा। ये क्या कहते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं भाई, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब शुरू हो गया? हड़प्पा सभ्यता का पतन जो शुरू हुआ वह लगभग 1900 से पतन होना शुरू हुआ। 1900 ईसा पूर्व से हड़प्पा सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ, और हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई। कब? 1750 आते आते हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई। जो भौतिक अवशेष थे वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, पतन हो रहा है। जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो पतन और अंत में अंतर बताऊंगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा है। कब? पतन की शुरुआत हो गई 1900, और पतन हो गया पूरी तरह से 1750 ईसा पूर्व। अब समझिए कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं उत्तर प्रदेश में, हड़प्पा सभ्यता के स्थल मुजफ्फरनगर से प्राप्त हो रहे हैं, सहारनपुर से प्राप्त हो रहे हैं, मेरठ आलमगीरपुर से प्राप्त हो रहे हैं ना हड़प्पा सभ्यता के स्थल। और ये जो स्थल हैं उत्तरवर्ती चरण से हैं। हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है: प्रारंभिक, विकसित और उत्तरवर्ती चरण का, पतन का काल। ये जो भी स्थल हैं, जब हड़प्पा सभ्यता इन उत्तर प्रदेश के स्थलों में पतन हो रहा है, यहां से लोग आगे बढ़े। यह क्या है? यह दोआब का क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है। अब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, अब हड़प्पा सभ्यता से लेना देना नहीं है ताम्र भंडार संस्कृति का। हड़प्पा सभ्यता से कुछ लोग इधर को आए दोआब क्षेत्र में, और बिल्कुल एक नए प्रकार का कलेवर लिए हुए एक नए प्रकार की संस्कृति की शुरुआत करते हैं। अधिकांश विद्वानों ने ऐसी बात कही। और जिन भी स्थानों से उत्तर प्रदेश में ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं ना, बहुत कॉन्सेप्ट की बात है, ध्यान रखिएगा। जिन भी स्थानों से ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं ना, वह कब के माने गए हैं? 2000 से 1500 हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा है, और उसी के दौर में यहाँ पे ताम्र भंडार संस्कृति वाला साक्ष्य देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि उत्तर हड़प्पाई चरण, समझिएगा, उत्तर हड़प्पाई चरण क्या है? यही है ना उत्तर हड़प्पाई चरण। 2000 से 1500 और 1500 के लगभग भारत में आर्यों का आना, उसी के आधार पे हाइनगेल्डर ने कहा आर्यों के द्वारा इस प्रकार के संस्कृति की शुरुआत की गई। अब वो मानना न मानना वो अलग बात है, उनकी बात सही है गलत है हमें उस पर नहीं जाना है। परीक्षा में पूछा जाएगा तो हमें टिक करना है, वो गलत कह रहे हैं कि सही कर रहे हैं, हमें उस पर नहीं जाना है।
तार्किक आधार पे देखा जाए तो हाइन गिल्डर की बात गलत है। आर्य लोग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आर्य अगर भारत में आ भी रहे हैं तो अफगानिस्तान ईरान के रास्ते आ रहे हैं, और सबसे पहले 1500 के आसपास आर्य जो है 1500 के आसपास यहां पे है ना भाई, सप्त सैंधव क्षेत्र में है ना, सप्त सैंधव क्षेत्र में है आर्य। और धीरे धीरे आर्य लोग इधर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ते आ रहे हैं। और जब आर्य लोग जब उत्तर प्रदेश में आते हैं ना, तो यह उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल का मतलब उत्तर प्रदेश में आर्यों का जो आना हो रहा है वह कब हो रहा है? लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास। हाइन गिल्डर की बात तार्किक रूप से काटी जाएगी, लेकिन उन्होंने चूंकि कहा हुआ है, अपना रिसर्च जो भी किया उसके आधार पे जो बात कही पेपर में आएगा तो हमें टिक करना है। इस वजह से उनकी बात सही है गलत हमें उस पर नहीं जाना है, बस हमें याद रखना है कि ताम्र भंडार संस्कृति का जनक आर्यों को किसने बताया है? हाइन गिल्डर ने बताया है, बस सीधे सीधे याद रखना है। वैसे ही डी के चक्रवर्ती ने वीके मिश्रा ने क्या कहा हमें याद रखना है। उत्तर हड़प्पाई चरण के लोगों के द्वारा ताम्र भंडार किसने कहा है? इन्होंने कहा है, तो याद रखना है। किसने कहा है कि गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति से संबंधित रहा? बीबीलाल, याद रखना है। बात स्पष्ट है। तो ये कुछ बातें आपको बता रहा था कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आरंभ कैसे हो रहा है। तमाम सारे विद्वानों ने यही बताया कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो रहा था, और हड़प्पा सभ्यता के अंतिम दौर में कुछ लोग यहां से या तो विस्थापित हो रहे हैं या तो माइग्रेट होकर के इन क्षेत्रों में आ रहे हैं और एक नई पृथक संस्कृति की शुरुआत कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कॉन्सेप्ट वाली आपको याद रखना है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, क्योंकि केंद्रीय स्थल माना गया है, ताम्र भंडार संस्कृति का केंद्रीय स्थल उत्तर प्रदेश को माना गया है। एक और कॉन्सेप्ट वाली बात कि यह जो ताम्र भंडार संस्कृति का समय काल है उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, तो क्या माना गया 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, यही माना गया। मतलब ताम्र भंडार संस्कृति, ताम्र भंडार, अब मतलब ये कि इसी के बीच कभी, अब ऐसा नहीं कि 2000 से शुरुआत हुई और 1500 तक चल रहा है, ऐसा नहीं है। 2000 से शुरुआत हुई और 1500 तक चला, ऐसा नहीं है। इन्हीं समय काल के बीच कभी ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य रहे होंगे, इसका मतलब यह है। एक और बात यहां पे कि क्या ताम्र भंडार संस्कृति दीर्घजीवी प्रकार की संस्कृति थी? दीर्घजीवी मतलब एक लंबे समय काल के लिए ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य मिल रहे हैं? उत्तर है नहीं। कितना? 100-200 वर्ष, 100-200 वर्ष। अर्थात जिन क्षेत्रों से ताम्र भंडार संस्कृति का जिन स्थलों से साक्ष्य मिल रहा है, तो ताम्र उपकरण प्रयोग करने वाले लोग, ताम्र भंडार संस्कृति से जुड़े हुए लोग इन स्थलों पर मैक्सिमम 100-200 वर्ष तक ही रहे, बहुत ज्यादा 300 वर्ष तक रहे। तो यह बहुत दीर्घजीवी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिस लेयर पे जाकर के खुदाई हुई है, जिस लेयर पे जाकर के खुदाई हुई, जहां से यह साक्ष्य मिल रहा है, उसके ऊपर के लेवल में, उसके ऊपर के लेवल में जो खुदाई हुई, तो किस कालक्रम की जानकारी मिल रही है? जब लोग ताम्र भंडार संस्कृति के बाद किस काल में यहां पे मानव दोबारा से रहा होगा। तो समझें इस बात को कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही है सारी। मान ले उत्तर प्रदेश के किसी स्थल पे खुदाई हुई, उत्तर प्रदेश का कोई स्थल, मान ले इटावा का साई पाई, इटावा का साई पाई, इस स्थल पे खुदाई हुई और लगभग 2000, ये मान ले वर्तमान है 2024,
खुदाई होना शुरू हुआ। इसके नीचे कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि पहली बार यहां पे मानव लगभग 2000 ईसा पूर्व के पास आया। पहली बार मानव यहां पे लगभग 2000 ईसा पूर्व के पास आया, क्योंकि इसके नीचे जब खुदाई हो रही है तो कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, कोई भी उत्खनन में पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिल रहा है। मतलब यहां पे मानव 2000 के पहले इस क्षेत्र में नहीं रहता था। और तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास ताम्र भंडार के साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन खुदाई में अब इसके ऊपर ये खाली है, बिल्कुल खाली है। अब यहां पे जाकर के साक्ष्य मिल रहा है, और यह कब का मिल रहा है? लगभग 1000 ईसा पूर्व का मिल रहा है, लगभग 1000 ईसा पूर्व का। मतलब यह कि उत्तर प्रदेश में जिन स्थलों से ताम्र भंडार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, लगभग 2000 से 1500 के बीच के समय काल में उन स्थलों पर ताम्र भंडार के पहले लोग नहीं रहते थे। एक बात, ताम्र भंडार का भी समय बहुत लंबा नहीं था। 100, 200, 300 वर्षों तक ताम्र भंडार संस्कृति का साक्ष्य मिला। उसके बाद ये जगह फिर खाली हो गया, वर्षों के लिए, सदियों के लिए खाली हो गया। और इसके बाद दोबारा से इन स्थलों पर, अर्थात उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में ताम्र भंडार संस्कृति वाले स्थल में जो खुदाई हुई, यह स्पष्ट हुआ कि ताम्र भंडार के बाद यहां पर उत्तर वैदिक काल का ही साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये पूरा एक वीरान कालखंड देखने को मिल रहा है। अर्थात उत्तर प्रदेश में जिन भी स्थलों से ताम्र भंडार संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उन स्थलों की खुदाई से यह स्पष्ट हुआ कि ताम्र भंडार के बाद यहां पर दोबारा से जो साक्ष्य मानव के प्राप्त हो रहे हैं आबादी के, वह उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व के प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, कंक्लूजन पे, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ग्रामीण समुदाय का साक्ष्य किस काल का प्रकट हो रहा है, किस संस्कृति का प्रकट हो रहा है? तो याद रखिएगा, यह जो साक्ष्य मिल रहा है वह ताम्र भंडार संस्कृति का प्राप्त हो रहा है। ताम्र भंडार संस्कृति का, एक बात कॉन्सेप्ट वाली। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में ताम्र भंडार संस्कृति के ठीक बाद किस संस्कृति का साक्ष्य मिल रहा है? लौह युग का। किसका? लौह युग का साक्ष्य मिल रहा है। लौह युग कहने का मतलब 1000 ईसा पूर्व। बात स्पष्ट हो रही है? क्यों भाई? बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताने का प्रयास किया, कॉन्सेप्ट वाली बातें आपको बताने का प्रयास किया। अगर एक बार में न समझ में आया हो ना, तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। तब भी ना समझ में आवे तो मुझे सूचित करिएगा, फिर से बताएंगे इन बातों। ठीक है? क्लियर है? जिस तरीके से आपको बताने का प्रयास किया ना, मुझे लगता है कि अच्छे लोग इतना विस्तार में, इतनी गहराई में इस चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते, बता नहीं पाते, लोगों को जानकारी भी नहीं होती। ठीक है? चले, कोई बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखेगा। नहीं समझ में आए एक बार दोबारा से वीडियो देखिएगा, तब भी ना समझ आवे फिर मुझे बताइए। कल फिर इन्हीं बातों को फिर दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है? जो भी पढ़िए एकदम ठोस होता रहे। क्यों?
क्योंकि एक एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एक अंक एक प्रश्न से अभी तक रुके हुए हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे। मिलते हैं फिर